हेलो दोस्तों, आज हम फिर से अपने कुछ क्रॉक के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन ऑफ द डिओडेनल कंटेंट्स रिवेल्ड सम पियर शेप्ड प्रोटोजोआ विद 2 न्यूक्लियाई एंड 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला। मीन्स उसके 2 न्यूक्लियस हैं, 4 पेयर्स हैं फ्लैजिला के। द ऑर्गेनिजम्स हैड ऑल्सो 2 एक्सोस्टाइल्स बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड वेंट्रल एडहेसिव डिस्क। तो अब यहाँ पे जैसे इसने बोला कि वो पियर शेप्ड है, पियर शेप्ड है इसके मतलब कि उसकी शेप कुछ ऐसी होगी। उसके बाद उसने बोला है कि विद पियर शेप्ड प्रोटोजोआ विद 2 न्यूक्लियस, मतलब कि उसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, एंड 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला, और उसके पास 4 पेयर्स हैं फ्लैजिला के, एंड 2 एक्सोस्टाइल्स। एक्सोस्टाइल्स मतलब कि एक ऐसे करके ये एक्सोस्टाइल हो गया, और इसके पास 4 पेयर्स हैं फ्लैजिला के। 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला, अभी मैंने सिर्फ 2 पेयर्स बनाए। द ऑर्गेनिज्म हैव 2 एक्सोस्टाइल बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड अ वेंट्रल एडहेसिव डिस्क। तो इसको देखते ही ऐसा मतलब ऐसा कुछ दिमाग में हमारे छप जाएगा। तो मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखा दूंगी, आप ये वाली फ़ोटो देखिए। जैसे कि ये है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, एक ये हमारा एक्सोस्टाइल है, वेट एक सेकेंड, इसमें हमारे जैसे ये फ्लैजिला है, ये हमारा जो है ये एक्सोस्टाइल है, और न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। तो हमारे दिमाग में ये फ़ोटो छप जानी चाहिए, और इसके हिसाब से जो इसका नाम है वो है लैम्बलिया। तो हमें बस ये देखना है कि पियर शेप्ड प्रोटोजोआ है, 2 न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियस है इसमें दिख रहे हैं, और 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला है। 4 पेयर्स आप काउंट कर सकते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये हो गया 4 पेयर्स। ये हो गए इसके 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने इसको देखा और अपने इमेजिन दिमाग में बनाई और लगा दिया लैम्बलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ पेशेंट हैज़ बीन एडमिटेड टू द कॉन्टेगुअस आइसोलेशन वार्ड विद साइन ऑफ जॉन्डिस। उसके जॉन्डिस का साइन है, caused by hepatitis virus, which of the symptoms given below is strictly specific for hepatocellular jaundice। तो मैंने कल भी जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे तो मैंने उसमें बताया था, कभी भी अगर जॉन्डिस होता है पेशेंट को तो उसमें हमेशा ALT और AST का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो बस इसमें देखो ऑप्शन में ALT AST लेवल इंक्रीज लिखा हुआ है, आंसर लगा दो, ख़त्म। अब इससे अगला क्वेश्चन है, अ 30-year-old पेशेंट हैज़ डिस्निया फिट्स मोस्टली एट नाइट। रात को होता है। ही हैज़ बिन डायग्नोज्ड विद ब्रोंकियल अस्थमा। उसको ब्रोंकियल अस्थमा मतलब उसको डायग्नोज किया गया है कि भाई उसके ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत है। वट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द जेल कुम्स क्लासिफिकेशन इज़ मोस्ट लाइकली। मीन्स उसके कौन सी टाइप की एलर्जिक रिएक्शन होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सारी की सारी एलर्जी जो है वो आती है हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। मैंने बताया था सारी की सारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आती है टाइप 1 में, एक्सेप्ट एक थी जो थी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो थी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ब्रोंकियल अस्थमा कौन सी टाइप की थी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन बोलते हैं इसका दूसरा नाम। तो बस ब्रोंकियल अस्थमा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, एनाफाइलैक्टिक। ठीक है, डिलेड टाइप मीन्स टाइप 4। ठीक है, तो ये हो नहीं सकती हमारी कौन सी होगी, हमारी थी टाइप 1। ब्रोंकियल अस्थमा टाइप 1 में आता है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। ये हो गया हमारा, हमने देखा ब्रोंकियल अस्थमा है भाई इसमें, और एलर्जिक रिएक्शन पूछी है तो इसका आंसर होगा टाइप 1। टाइप 1 में इसका भाई इन्होंने सीधा सीधा टाइप 1 तो लिखा नहीं है, इन्होंने इसका नाम क्या लिख के दिया है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। तो फिर एनाफाइलैक्टिक पे आंसर लगा दो। उसके बाद है, अ फिक्स्ड रन टैक्सी पैसेंजर हैज़ अ सडन एंड एक्सप्रेस्ड अटैक ऑफ टैकीकार्डिया। उसके एकदम से क्या हो गया, उसकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई। आ डॉक्टर ट्रैवलिंग बाय द सेम टैक्सी हैज़ मैनेज टू स्लो डाउन हिज हार्ट रेट बाय प्रेसिंग अपॉन द आई बोल्स। तो जो उसके साथ जो एक डॉक्टर ट्रैवल कर रहा था उसी टैक्सी में, तो वो उसके हार्ट रेट को मैनेज करता है कैसे, वो उसके आई बोल्स के वहाँ पे प्रेस करता है, एंड थस कॉजिंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्स। तो अब आपको बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्स पास होता है आई बोल्स के यहाँ से प्रेस करने पे। तो उसका नाम है डैग्नी एशनर रिफ्लेक्स। ये आपको याद करना है,
इसको कई बार किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ एशनर रिफ्लेक्स लिख के दे देते हैं, एशनर, पूरा नाम नहीं लिखते, सिर्फ ऐसे लिख देंगे एशनर रिफ्लेक्स। तो आपको ये भी पहचान में आ जाना चाहिए। और ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ये डायरेक्ट रट्टूफाई वाले क्वेश्चन है जो आपको एकदम से याद कर लो, क्वेश्चन देखो सीधा मारो आंसर, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उससे अगला क्वेश्चन है, इन एन HIV पॉजिटिव पेशेंट मीन्स इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट है, कॉज ऑफ डेथ इज़ अक्यूट पल्मोनरी इनसफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम निमोनिया। भाई उसका कॉज ऑफ डेथ मिला है अक्यूट पल्मोनरी इनसफिशियंसी से, निमोनिया की वजह से उस पेशेंट की डेथ हो गई है। पैथोहिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ लंग्स हैज़ रिवेल्ड इंटरस्टिशियल निमोनिया, एल्वियोसाइट डिस्क्वेमेशन एंड देयर मेटामॉर्फोसिस, एल्वियोसाइट इनलार्जमेंट मीन्स इनलार्ज हो गई है, लार्ज इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन सराउंडेड बाय लाइट कलर्ड एरिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल रिजेंबल्स आउल्स आई। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको जो पकड़ने की चीज़ है, भाई पूरा क्वेश्चन है, ठीक है भाई मेरे को नहीं पता ये क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, टेस्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो हम भूल गए भाई इसमें क्या क्या लगाना है, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस आप एक छोटी सी चीज़ याद रखो, कहीं भी आउल्स आई आ जाए क्वेश्चन में देखते ही तो उसके सिर्फ दो आंसर हो सकते हैं। एक हो सकता है रेड स्टर्नबर्ग सेल्स और एक हो सकता है साइटोमेगालोवायरस। तो अब आप क्वेश्चन में सर्च कर लो, या तो रेड स्टर्नबर्ग सेल दिया होगा हॉजकिन लिम्फोमा वाला, या फिर साइटोमेगालोवायरस दिया होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है, साइटोमेगालोवायरस, बस डायरेक्ट आंसर लगा दो। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि कहीं भी आउल्स आई आ जाए तो सिर्फ दो आंसर हो सकते हैं, या तो साइटोमेगालोवायरस या फिर रेड स्टर्नबर्ग सेल। तो इसमें साइटोमेगालोवायरस था, बस आंसर लगा दो और फिर आगे बढ़ो। During the cell division, DNA replication occurs by a single signal from the cytoplasm, and a certain portion of the DNA helix unwind and splits into two individual strands। मतलब कि जो DNA हेलिक्स है वो एकदम खुल गया है, वो अनवाइंड हो गया है और उसको दो स्ट्रेन्स में, इंडिविजुअल स्ट्रेन्स में उसको स्प्लिट किया गया है। तो ये जो उसको काटने का काम है वो कौन करेगा, वो करता है हेलिकेज एंजाइम। ये भी रटने वाला क्वेश्चन है। स्प्लिट कौन करता है, हेलिकेज। जोड़ता कौन है, लाइगेज। लाइगेज करता है जोड़ने का काम और तोड़ने का काम कौन करता है, हेलिकेज। तो ये भी एकदम रट्टूफाई वाला क्वेश्चन था, तो इसमें लिख लो MTR, मुझे तो रटना है। तो काटने का काम हेलिकेज, जोड़ने का काम लाइगेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था, मतलब वो टूट रहा था, तो किसने करा, हेलिकेज ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ 60-year-old मेल पेशेंट हैज़ टाइप 2 डायबिटीज़, उसके टाइप 2 डायबिटीज़ मिली है, ठीक है। आर डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड हिम सिंथेटिक हाइपोग्लाइसेमिक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। अब हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा, अगर यहाँ पे मान लो ऑप्शन में होता है इंसुलिन, तो हम क्या मार देते उसका, इंसुलिन मार देते। क्यों, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव ड्रग। इसमें क्वेश्चन में सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव पूछा है, और सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव ड्रग कौन सी होती है, वो होती है ग्लिबेनक्लामाइड, ना कि इंसुलिन। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधा आंसर मार देते हैं इंसुलिन, और आंसर हो जाता है गलत। जबकि हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें क्या करना है, इसमें है सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव ड्रग। तो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव ड्रग कौन सी होती है, ग्लिबेनक्लामाइड। याद रखना इस बात पे, बिल्कुल एकदम आपको इसमें वो होना चाहिए कि हाँ भाई पूरा डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए हर क्वेश्चन में, कि ये आएगा तो भाई ये क्लिक करना है, ये आंसर लगाना है, कोई और आंसर नहीं लगाना है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा विटामिन PP डेफिशिएंसी। तो यहाँ से अब PP डेफिशिएंसी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विटामिन B5। PP deficiency B5 is particularly pronounced in patient with low protein diet because nicotinamide precursor in human is one of the essential amino acid, namely। तो जो है, एक मिनट रुको, वेट, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। तो कौन सा है, तो विटामिन पेलेग्रा विटामिन PP डेफिशिएंसी जो करता है वो है ट्रिप्टोफैन। इनमें से कोई भी नहीं आएगा, ये एकदम, ये भी MTR क्वेश्चन है। विटामिन PP डेफिशिएंसी कौन, किसकी, निकोटिन, किसकी वजह से, कौन सा अमीनो
एसेंशियल होगा जिसकी वजह से होगा वो है ट्रिप्टोफैन इसका आंसर। ये रेड टू 5 वाले क्वेश्चन है, जैसे कि कई बार इस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जो है पूछेंगे कि थायमिन डेफिशिएंसी कौन से विटामिन की वजह से होता है, तो थायमिन होती है विटामिन B1 की वजह से। मैंने कैसे याद किया हुआ है, मैंने याद किया है TRP। तो थायमिन डेफिशिएंसी, राइबोफ्लेविन करके क्वेश्चन में कुछ पूछा जाए तो ये है विटामिन B1, ये है विटामिन B2, ये है विटामिन B3, TRNPPB करके मैंने याद किया है। तो थायमिन, अगर थायमिन डेफिशिएंसी पूछी जाए तो कौन सा मारते हैं हम मारते हैं B1। अगर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी पूछी जाए तो हम मारते हैं विटामिन B2। और अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाता है NAD, इसमें आएगा राइबोफ्लेविन के साथ साथ वो FAD भी कर सकते हैं क्वेश्चंस पे, और इसमें NAD आएगा तो विटामिन B3 मानना है, ठीक है। फिर आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगी, बस फिलहाल अभी के लिए सिर्फ ये थोड़ी सी TRN ये याद रखो, थायमिन, राइबोफ्लेविन, NAD। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था पेलेग्राविड, जो कि विटामिन ट्रिप्टोफैन किसकी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी में होगा, ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी में। अब अगला क्वेश्चन है, इन कोर्स ऑफ इन्वेसिव एब्डोमिनल सर्जरी अ सर्जन हैज़ टू लोकेट द ओरिजिन ऑफ मिजेंट्रिक रूट, वेयर इज इट नॉर्मली लोकलाइज। मीन्स मिजेंट्रिक रूट जो है वो कहाँ पे लोकलाइज्ड है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अब क्या है, अब आप क्या सोचोगे कि भाई राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, नहीं, जो कोलोन होता है हमारा, सपोज ये कोलोन है हमारा, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं भाई, जो है ये मिजेंट्रिक आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करती है, यहाँ पे सप्लाई करती है ना। तो इसका या तो वो राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन मार देते हैं या लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। इसमें वो चीज़ नहीं पूछी है, इसमें क्या पूछी है, उनकी ओरिजिन ऑफ मिजेंट्रिक रूट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिओडेनम आता है, फिर जेजुनम आता है, फिर इलियम, फिर तो सिक्कम कोलोन रेक्टम के पार्ट में जाता है। तो यहाँ पे यहीं से तो ये 2 पार्ट में जाती है, यहीं से तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी के, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी के। तो इसकी रूट कौन सी होगी, जो डिओडेनम आ रहा है, जो जेजुनम आ रहा है वो होगी, ना कि ये होगी। तो जो ऊपर हमारा जैसे स्टमक में आएंगे तो वहीं से तो इसका आंसर क्या होगा, डिओडेनल जेजुनल फ्लेक्सर होगा, वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। किसकी ओरिजिन, मिजेंट्रिक की, जिसमें से सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी फिर आगे निकलती है। जो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है वो असेंडेंस ट्रांसवर्स के हाफ पार्ट को डिवाइड करती है, और इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है वो फिर आगे सिग्मोइड को सप्लाई करती है, को रेक्टम को सप्लाई करती है, ऐसे। अब अगला क्वेश्चन है, degenerative changes in posterior and lateral columns of spinal cord caused by methylmalonic acid accumulation occur in patient B12 डेफिशिएंसी। अब हमें पता है भाई ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब विटामिन B12 से हम क्या याद रखते हैं कि भाई जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है या तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है, ठीक है। ये तो हमें पता है भाई ये अनीमिया होता है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो, उसके एक्यूमुलेशन की वजह से डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं पोस्टीरियर और लेटरल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसका मतलब है जो विटामिन B12 से, आप यहाँ पे अब एक चीज़ याद कर लो, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से जो माइलिन शीथ होती है, जो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर कवरिंग होती है माइलिन शीथ की, उसमें जो है वो उसमें डिसफंक्शन होने लग जाता है, उसका डिसरप्शन होने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या है, माइलिन होगा, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है वो माइलिन डीजनरेशन होने लग जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में। तो आप अब पहले हमें ये 2 चीज़ें याद रखती थी, अब एक और चीज़ याद रख लो कि माइलिन डीजनरेशन होने लग जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, आ पेशेंट इज सस्पेक्टेड ट्यूमर ऑफ लंग का ट्यूमर है, एडमिटेड टू द ऑन्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड लोकलाइज्ड पैथोलॉजी इन द इंफीरियर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग। अब ये राइट लंग है हमारा और ये हमारा
लेफ्ट लंग, ठीक है। हाउ मैनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट डज दिस लोब हैव, और वो भी कौन से, इन्फीरियर लोब का। तो इसमें तो हमें पता है इसमें तो सिर्फ एक ही फीसर होता है और इसमें हमारे जो है दो फीसर होते हैं, है ना। तो अब इसका इन्फीरियर, अब टोटल एक लंग में टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ एक फिशर होता है जो डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो डिवाइड उसको करेगा तो 5 ऊपर वाले में चले जाएंगे और 5 नीचे वाले में चले जाएंगे। तो इन्फीरियर लोब में कितने वो हो जाएंगे हमारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कितने हो जाएंगे, 5। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फीसर आता है ओब्लिक फिशर, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। और इसमें क्या होता है, इसमें ओब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर, इसमें दो फिशर आ जाते हैं। तो इसका तो राइट लंग का तो अलग ही पार्ट हो जाएगा कि किस में कितने आएंगे, किस में कितने आएंगे। लेकिन जो लेफ्ट लंग है उसमें तो डायरेक्ट 5 डिवाइड हो जाता है, क्योंकि टोटल 10 सेगमेंट होते हैं। तो 5 ऊपर वाले में चले जाएंगे, 5 नीचे वाले में। और इनको डिवाइड कौन करता है, इनको डिवाइड करता है ओब्लिक फिशर। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा फिशर है जो दोनों लंग्स में प्रेजेंट होता है, तो ओब्लिक फिशर जो दोनों में प्रेजेंट होता है, ये भी ओब्लिक फिशर, ये ओब्लिक फिशर जो दोनों लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से इन्फीरियर लोब में कितने वो हैं, इन्फीरियर लोब में 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।